बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस लखनऊ के डायरेक्टर डॉक्टर जी.के. गोस्वामी। आज उत्तर प्रदेश लगभग अपराध मुक्त हो रहा है, लेकिन साइबर ठगी, लामबंद गिरोह के अपराधी, ये सब कुछ आज भी कहीं न कहीं दिखते हैं। इन सब से निपटने के लिए फोरेंसिक साइंस की अनिवार्यता एक प्रामाणिक आवश्यकता है। ऐसे में डॉक्टर जी.के. गोस्वामी जैसे एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ये सब कुछ नियंत्रित करने, साथ ही साथ एक ऐसी टीम भी तैयार कर रहे हैं जो प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को न सिर्फ चाक चौबंद रखेगी, बल्कि वो टीम अपराधियों को पकड़ के सीधे सलाखों के पीछे भी ले जाएगी। तो आइए स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर जी.के. गोस्वामी जी का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजीत साहब। मेरा पहला सवाल, बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने आती हैं, बहुत सारे कठिन और दुश्वार स्थितियों का सामना करते हैं, इसके बावजूद आप मुस्कुराते रहते हैं। इस मुस्कुराहट के पीछे कौन लोग हैं जो स्ट्रेंथ देते हैं? आपकी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? देखिए, मेरा जीवन का जो सूत्र है वो है वर्क इज वर्शिप। और गांव के परिवेश से मैं आया और मुझे ये लगता है कि जितना आप परिश्रम करेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। ठीक है, तो हमेशा काम को मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ करना और उसे आनंद के साथ करना। काम को कभी भी अगर हम बोझ बनाएंगे तो आपको कठिनाई लगेगी, लेकिन अगर उसमें आप आनंद लेने का एक अपना सबब बना लें तो आपको मज़ा आएगा काम करने में। मैं गांव के परिवेश से आया तो माता पिता का एक बहुत बड़ा संबल रहा, और नौकरी में आने के बाद शादी हुई, पत्नी मेरी वो भी सेवा में है, तो एक जो हमारा एक संयुक्त परिवार है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी को बनाने में, या मुझे ये जो आप ऊर्जा की बात कर रहे हैं उसको देने में बहुत बड़ी उपलब्धि मेरी परिवार है। और संयुक्त परिवार होने की वजह से सभी लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और कभी कोई ऐसी समस्या होती है तो उसका समाधान हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आप ग्रामीण परिवेश से आए हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? डॉक्टर साहब, मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मेरठ जनपद में एक गांव है अलीपुर आलमपुर, जो मेरठ से लगभग 25 किलोमीटर एक जगह है। वहाँ पे किला परीक्षितगढ़ जो हस्तिनापुर के पास है, और महाभारत काल में अगर हम देखें तो वो अभिमन्यु के पुत्र थे जो अंतिम राजा हुए, परीक्षित के नाम पे एक कस्बा है, वहाँ से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। ये सपने आईपीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारी बनने के ये कहाँ से आए? ये एक अच्छा सवाल आप कर रहे हैं। सही बताएं तो मेरे गांव में कोई एक भी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो कोई वर्दीधारी हों। मैं मजाक में कहता हूँ कि शायद कोई होमगार्ड भी नहीं थे, तो कोई मुझे ऐसा नहीं था कि पहले कोई जानकारी हो। लेकिन पढ़ने में मैं बहुत अच्छा था, और फादर मेरे अध्यापक थे, तो पढ़ने में चूँकि अच्छे होते थे तो जहाँ भी जाते थे स्कूल में या जहाँ भी, तो लोग तारीफ़ करते थे, और उस तारीफ़ से आपको एक प्रेरणा मिलती है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि बच्चों को हम हमेशा प्रेरित करें, और वो प्रेरणा जब आपको आगे बढ़ाती है तो फिर आप और उन्नति करते हैं। और इसी तरीके से फिर आगे पढ़ते हुए मैं जेएनयू चला गया, तो वहाँ जा कर के पता चला कि एक सिविल सर्विस नाम की भी एक चिड़िया होती है, और फिर एग्ज़ाम देना की ठानी, और फिर यहाँ आपके सामने। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस लखनऊ के डायरेक्टर डॉक्टर जी.के. गोस्वामी जी, आपसे हमारा एक और सवाल। जब आपने शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक ली, लोगों का आशीर्वाद लिया, बड़ों ने हौसला बढ़ाया, अब जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तक पहुँचे, सपनों को संजोना शुरू किया कि हमें बनना है आईएएस आईपीएस। आपके प्रेरक तत्व जो भी रहे, लेकिन आपका अपना क्रिया बल जिसको कहते हैं, आपकी एक्टिवनेस, सक्रियता, वो कैसे हुई? क्या कुछ किया आपने तैयारी जिससे कि आप इस ऊंची छलांग को पूर्ण कर सके? देखिए, मुझे ये लगता है ना कि आप में अगर अपने ऊपर विश्वास हो, सबसे पहली बात है कि दुनिया बाद में है, पहले आप अपने आप को संवारें, देखें कि मैं क्या हूँ। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि हर आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहता है, लेकिन अगर हम शब्द को देखें तो उसमें दो शब्द हैं, एक्स्ट्रा और ऑर्डिनरी। तो हर व्यक्ति को ये पूछना चाहिए अपने आप से कि मैं जीवन में ऐसा क्या कर रहा हूँ जो दूसरों से एक्स्ट्रा है। अगर आप उस एक्स्ट्रा को करेंगे तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, और अगर नहीं करेंगे तो आप ऑर्डिनरी होंगे। तो मेरा ये जो जीवन का सूत्र है वो ये है कि जिस काम को करो उसे पूरी शिद्दत के साथ करो, और अगर आप में जितनी क्षमता है अगर उसको ईमानदारी के साथ करेंगे
लगन के साथ करेंगे, पैशन के साथ करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर ईश्वरीय शक्ति भी जो है वो भी आपको उस लक्ष्य को पाने में मदद करेंगी। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब, ईश्वरीय शक्ति भी उसी की मदद करती है जो खुद अपनी मदद करता है। लेकिन आप तैयारी कितने घंटे करते थे, कितनी पढ़ाई, क्या कुछ पढ़ना लिखना, पत्र पत्रिकाएं, आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते थे या दूरदर्शन से हमारे देखते थे समाचार, क्या कुछ था आपके जीवन में उस समय? देखिए डॉक्टर साहब, ये लगभग 30 साल पुराना समय आप याद दिला रहे हैं। उन दिनों आज जैसे इंटरनेट या ऐसे साधन नहीं थे, तो पत्र पत्रिकाएं, आपके जो न्यूज़ चैनल्स थे, खास करके उन दिनों आकाशवाणी होती थी जी। और उन दिनों तो आकाशवाणी के 8-9 बजे समाचार आते थे जो। तो हम लोग गांव में जब थे तो हमारे पड़ोस में एक ट्रांजिस्टर था, किसी की शादी में आया था, तो वो ट्रांजिस्टर लगा दिया जाता था और बड़े बूढ़े सब लोग, बच्चे तक भी, हम लोग सभी वहाँ पूरा टाइम बैठ करके वो 15 मिनट की जो न्यूज़ थी, तो लगभग मुझे लगता है कि सभी बच्चे और सब बड़े छोटे सब बैठते थे। तो वहाँ से ये जीवन शुरू हुआ। और पढ़ाई के मामले में जो संसाधन कम थे, उतना ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, लेकिन जब आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए बेताब हो जाते हैं तो फिर आपके रास्ते बनते चले जाते हैं जी। तो आप में सबसे पहली चीज़ है उस चीज़ को पाने के लिए जज्बा, और उसको कैसे पाना है इसको आपको रास्ते तलाशने होंगे। कोई भी ऐसा मूल मंत्र नहीं है, जैसा कहते हैं लोग कि आप 8 घंटे पढ़ते थे, 10 घंटे। तो मैं इसके बारे में बताऊं डॉक्टर साहब, मैं हमेशा ये प्लानिंग करके चलता था। कोई जैसे मान लिया केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था या जनरल स्टडी पढ़ रहे हैं, तो उसका आप एक प्लान करिए, चार्ट बनाइए कि मुझे लगभग इतने दिन में, 1 हफ्ते के अंदर ये चीज़ें करनी है। और फिर मैं उसका एक दिन का कार्यक्रम बनाता था। तो कभी कभी मुझे ऐसा होता था कि मैं जल्दी कर लेता था, तो मैं फिर उस दिन आराम करता था अगर जो बाकी बचा हुआ समय। लेकिन अगर वो पूरा नहीं हुआ तो जो मुझे 12 घंटे 14 घंटे की पढ़ाई जो करनी है उसको बढ़ाता था। लेकिन मैं यहाँ साथियों ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कभी भी घड़ी देख के पढ़ाई मत करिएगा। कभी भी ये कहना मैं 8 घंटे पढ़ता था, 10 घंटे, 8 घंटे 10 घंटे लगातार कोई नहीं पढ़ सकता। मेन चीज़ है कि आपने पढ़ने के साथ उसको कितना गुना, पढ़ना और गुनना, ये 2 चीज़ें हैं। पढ़ाई करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने उसको समझा क्या। लिख के देखिए, बच्चों के लिए खास करके ये बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने लिखने की आदत डाल ली है तो आपकी 2 इंद्रियां नहीं, कई इंद्रियां काम करती हैं। आपका दिमाग काम करता है, आपका आँख काम करती है, आपका हाथ काम करता है। तो आप लिखने की आदत डालेंगे तो आपको और बेहतर सफलता मिलेगी। डॉक्टर साहब, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप आईपीएस अधिकारी बन गए और आपको लगा कि आपके साथ बड़ी फोर्स है, तो जो सपने आपने गांव में कभी देखे होंगे, वो सपने आपको कैसे उद्वेलित करते थे या उछाल देते थे या कुरेदते थे? वो सपने, क्या करना है मुझे एक आईपीएस अधिकारी बनकर? डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा, मैं पढ़ने लिखने में अच्छा था और मैं बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, टिमिड शब्द अगर मैं कहूँ, कोई बहुत ज़्यादा उच्छृंखल नहीं था, बहुत जैसे मारपीट करने वाला, एक शांत स्वभाव का एक पढ़ने लिखने वाला छात्र था। तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि कोई पुलिस से वास्ता था। लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि मुझे सिविल सर्विस में आईपीएस को चूज करना हुआ। और जब मैंने सर्विस को ले लिया तो मुझे लगा कि मुझे अपने अंदर अंतर करना चाहिए, कि मुझे उस सर्विस के हिसाब से ढालना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि पुलिस की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि पुलिस 2 चीज़ों में बहुत विशिष्ट है। कि एक, ये न्याय देती है पेनीलेस। पेनीलेस मतलब बिना खर्चे के। अगर आप कोर्ट कचहरी जाएंगे तो वहाँ पहले एक कोई एप्लीकेशन लिखवाइए, पिटीशन बनाइए, वकील साहब को करिए, फिर उसमें आपको डेट मिलेगी। यहाँ पुलिस खड़े खड़े वहीं न्याय कर सकती है। तो एक तो इंस्टेंट जस्टिस देती है, त्वरित न्याय, और दूसरा बिना किसी खर्चे के न्याय। तो अगर आपका ये, मैं समझता हूँ कि समाज के अंदर पुलिस, अगर जिस तरीके से उसका रोल है, अगर पुलिस उसको ठीक ढंग से करे और जनता उसको ठीक ढंग से समझे कि पुलिस का क्या रोल है, अगर इन दोनों के अंदर एक कोऑर्डिनेशन और बेहतर हो, तो मैं समझता हूँ पुलिस का रोल एक देवत्व का रोल है। और आपको मैं और एक किस्सा सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, चूँकि आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक भी हैं, कि अगर हम माइथोलॉजी देखें किसी में भी, तो अक्सर चाहे वो श्री कृष्ण जी का आप गीता में उठाइए प्रसंग, या और भी धर्मों में देखिए, तो जो भी डिएटी हैं, जो भी ईश्वर हैं, जो भी सुपर नेचुरल पावर है, वो तब इस धरती पर आते हैं जब अपराध बढ़ता है। ठीक है, लेकिन जब वो नहीं होते हैं तो उस काम को कौन करता है? उस काम को पुलिस करती है। तो पुलिस का काम देवत्व का काम है, ये डिवाइन वर्क है,
ये सामान्य वर्क नहीं है। तो अगर पुलिस का काम को आप देवत्व के काम से करेंगे, तो मैं हमेशा जो मैं पुलिस का काम करता हूँ, और मैं ये कहता हूँ, हम रात भर जब डिस्ट्रिक्ट पुलिस में काम करते हैं या अभी हमारी जो भी पुलिस फोर्स है देखेंगे अगर आप, तो मैं हमेशा ये मानता था कि अगर पुलिस के जागने से रात भर अगर हमारा पूरा शहर, हमारा पूरा जनपद आराम से सोता है, तो ऐसे जागने से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता जीवन में। डॉक्टर साहब की ये संदेश पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक मूल मंत्र है। आप सक्रिय रहें, ईमानदार रहें, देवत्व के गुणों से परिपूर्ण रहें, तो ना सिर्फ ये प्रदेश उत्तम प्रदेश बन के रहेगा, बल्कि यह प्रदेश पूरी दुनिया के लिए मिसाल भी बन सकता है। डॉक्टर जीके गोस्वामी एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, जिनकी ईमानदारी, जिनकी कर्तव्य निष्ठा, सदाशयता और उदारता पूरे पुलिस महकमे के लिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक मिसाल है। लेकिन इनके अंदरूनी जीवन में इनकी पार्टनर, आपकी जीवन संगिनी मिली कहाँ? ये एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। सही बताएं तो मुझे ये लगता था कि मैं गांव के परिवेश से आया था, बहुत सारे जैसे जेएनयू में गए पढ़ाई लिखाई में, इसको अदरवाइज कोई ना ले, तो मैं ये मानता था कि आपको शादी करने के लिए या और चीज़ें तो सबके जीवन में ये चीज़ें होती हैं। तो मेरा पहला उद्देश्य ये था कि जो मेरा जीवन का लक्ष्य है कि मुझे कुछ पाना है जीवन में, तो उसको पाने के बाद तब हम शादी के बारे में या उसके बारे में सोचेंगे। क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में अच्छा था, तो ऐसा नहीं था कि मेरे बहुत जो मेरी फीमेल जो फ्रेंड थे, बट उन रिश्तों को मैंने कभी एक लाइन से आगे जाने नहीं दिया। और फिर क्या हुआ कि जब सर्विस में आ गए, मैं उससे पहले पीसीएस भी था, और बहुत सारे गाँवों में तो आप जानते हैं रिश्ते बहुत आते हैं जी। तो काफ़ी प्रेशर था फादर पे। तो उन्होंने जब मेरा सिविल सर्विस में हो गया सिलेक्शन, तो उन पर और प्रेशर पड़ा। फिर उनके लिए ये भी नहीं था कि भाई अभी पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और करना है। तो फिर उन्होंने एक बार ऐसी फ़ोन से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई अब बहुत हो गया, अब मुझे जो है तुम्हारी शादी, अब ये बीच में जब हमारी ट्रेनिंग होती है आईपीएस की, तो एक मिड टर्म होता है, उसमें बीच में ब्रेक होता है कि मुझे शादी कर डालनी है। तब तक ना कोई लड़की देखी गई ना कुछ। खैर फिर हमारे मामा हैं, इनका जहाँ से मेरी शादी हुई इंदू के साथ, उनके परिचित थे कोई दूर के। फिर ये हुआ कि हम लोग हरिद्वार, उन दिनों कुंभ था, तो कुंभ में हम लोग ट्रेनिंग में के लिए आए थे कि कुंभ का जो अरेंजमेंट होता है ट्रैफिक का, जो वहाँ क्राउड कंट्रोल है कैसे है, तो वहाँ आए। तो मुझे वहाँ बताया गया कि ऐसे ऐसे एक परिवार के साथ जो है आपको इंटरेक्शन कराना है। और आप यकीन मानिए कि रात भर के हम पूरी वर्दी पहने हुए, धूल होती है कुंभ में तो इतनी ज़्यादा, रात भर ट्रैफिक की ड्यूटी की हुई थी। और कहा कि अब सवेरे जो है वो आएंगे और आप देखिए। तो मेरे पास कपड़े भी नहीं थे सादे तो मामा के कपड़े पहनने मुझे बहुत झुंझलाहट हुई कि ये कोई तरीका है, ऐसे कोई लड़की देखी जाती है। खैर, लेकिन मेरे जीवन में एक और बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। मैंने बहुत बार गाँवों में देखा था कि कई बार क्या होता था कि लड़की को देखने गए, कई बार ऐसे होते थे कि कुछ लड़के ऐसे थे जो बहुत बहुत सारी लड़कियों को देखते रहते थे। तो मैंने ये बात किसी को आज तक डिस्क्लोज नहीं किया, मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि आपको दूसरे पक्ष का भी सम्मान करना चाहिए। तो मैं सोचता था कि मैं जिस लड़की को पहली बार देखूँ वो फाइनली हो जाए, तो ऐसा झंझट ना पड़े कि किसी को हमें ना कहना पड़े। लेकिन जब ये हुआ तो वो कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि जो मेरा संकल्प था उसमें कोई बाधा आती। तो वही बात तय हुई और मुझे लगता है कि ये 21 मई की बात थी ये, और 3 जून को हम लोगों की शादी हो गई। तो मुश्किल से जो है 15 दिन का समय मिला और चटमंगनी पर ब्याह वाला बात हो गई। और उसके बाद 3 दिन का गैप था, वो कुल 3 दिन के बाद फिर वापस हम एनपीए हैदराबाद ट्रेनिंग के लिए चले गए। वो किस सेवा में है? वो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में है। उत्तर प्रदेश के फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर होने के नाते अपराधियों और अपराध साक्ष्यों और पुलिस महकमे की त्वरित निपटाने की प्रक्रिया, यह सब कुछ आपके दायित्व में होता है, आपकी निगरानी में होता है। आज कई तरह की नई नई चुनौतियां आपके सामने हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को आधुनिकीकरण की आवश्यकता है और आप इसमें लगातार कार्य कर रहे हैं। फिलहाल कौन कौन से बड़े बड़े दायित्व आप फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में निभा रहे हैं, ताकि इस कार्यक्रम को सुनने वाले लोग 2 बातें समझ लें कि वो सुरक्षित हैं, और दूसरा, अगर अपराध में जुड़ने की कोशिश करेंगे तो वो बच नहीं पाएंगे। हम आपसे सुनना चाहते हैं। देखिए, अपराध और अपराध का नियंत्रण किया जाना, ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और आज तकनीकी युग में हम सब लोग जी रहे हैं। तकनीकी में पुलिस भी अपना पूरा मनोयोग से काम करती है,
साथ ही साथ अपराधी भी उस तकनीक का प्रयोग करते चले जा रहे हैं। और जनरली ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं तकनीकी के मामलों में बहुत बार अपराधी 2 कदम पुलिस से आगे हो जाते हैं, चूँकि वो कमिटेड होते हैं, पुलिस के पास बहुत सारे काम हैं। लेकिन वर्तमान हालात में जिस तरीके से ये हमारा जो संस्थान बनाया गया है, इसमें साइबर सिक्योरिटी, कानून, फोरेंसिक साइंस की जो विधाएं हैं, उससे हम ऐसी वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं, ऐसे वॉरियर तैयार कर रहे हैं, ऐसे योद्धा तैयार कर रहे हैं जो अपराधियों से 2 कदम आगे रहेंगे। जिन चीज़ों को अपराधी सोच भी नहीं पाएंगे, ऐसे हम वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं। जब ये फील्ड में आएंगे तो निश्चित रूप से आम आदमी को सुरक्षा देंगे और बेहतर कानून व्यवस्था बनाएंगे। साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध जिसके दायरे में प्राय रोज ही कोई न कोई शिकार हो जा रहा है, इसके लिए क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें मुझे जो सभी जनमानस से कहना है कि इस प्रकार के जो साइबर अपराध से जो ठगी कर रहे हैं, इसके 3 मूल कारण हैं। नंबर 1 है लालच। कहीं ना कहीं वो आपको इस तरीके का प्रपंच में फंसाएंगे। वो कहेंगे कि आपका पैसा दुगना हो जाएगा, आप इस तरीके से करिए, ये पैसा आपका मल्टीप्लाई होगा। तो कभी भी लालच में ना आए, नंबर 1। नंबर 2 डर। जैसे आजकल एक नया आपने शब्दावली सुनी होगी, डिजिटल अरेस्ट जी। तो उसमें आपको ये कहते हैं कि आपको हम NIA से बोल रहे हैं, पोस्टल सर्विस में आपका कोई कुरियर पड़ा हुआ है, आपका इतना पैसा आया हुआ है, या आपका कोई उसमें ड्रग मिली है। तो आप एक सामान्य रूप में, पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो आप झटके में, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, थोड़ा सोचिए। कई बार कहेंगे कि आपके लड़के का, आपके किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है, आपके किसी नियर डियर का, इस तरीके का कभी भी एकदम से कोई रिएक्ट ना करें। और तीसरी चीज़ होती है इसमें इम्पर्सोनिफिकेशन, यानी कि आजकल आवाज़ बदल करके आपसे कहेंगे कि मैं फ़लाँ आदमी बोल रहा हूँ और मेरा पर्स खो गया, या किसी ने पैसा निकाल लिया, या कोई और समस्या हो गई, आप मुझे 50,000 10,000 ऐसे वो आपसे पैसा मांग लेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि आपका फेसबुक हैक कर लिया हैकर्स ने, और उस पर फिर वो हैक करके उसने सबको भेज दिया कि मैं विदेश में गया हूँ और मेरे साथ ये दिक्कत हो गई, जल्दी से मुझे इतना पैसा भेज दो। अब आपके हज़ारों फ्रेंड होंगे, कोई ना कोई आपको हो सकता है ये सोच करके कि आप परेशानी में हैं इसलिए पैसा दे दें। मैं ऐसे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक तो कभी भी बहुत ज़्यादा सूचनाएं आप कभी सोशल मीडिया पर ना डालें। आपको मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ डॉक्टर साहब, और ये हकीकत है कि लोग जो हैं वो लिखते हैं कि मैं छुट्टी पे जो है 3 दिन के लिए हम बाहर जा रहे हैं, फलानी जगह जा रहे हैं। अब वो अपराधी जो है वो देखते हैं और आपके घर में चोरी कर लेते हैं आकर के जी। तो आप ये सोचिए कि आपको क्या सूचना सोशल मीडिया पर डालनी है, किसके लिए डालनी है। हम अनावश्यक अपनी सारी डिटेल्स उस पर डाल देते हैं और ये अपराधी उसी का लाभ उठाते हैं। तो सजग बनिए और सचेत रहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस को एक आधुनिकीकरण की दिशा में ले जाने के लिए प्रयत्नशील, उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने का संकल्प और सुदृढ़ विचार कि हम हर इंसान को पुलिस के देवत्व प्राप्त छवि को देंगे, ऐसे वरिष्ठ IPS अधिकारी डॉक्टर गोस्वामी से हम ये जानना चाहेंगे कि आपका विजन, आपकी परिकल्पना और आपका संकल्प क्या कुछ है उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर के। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं यहाँ श्रोताओं को एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने 2 शब्द कहे, विजन और संकल्पना, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा आपको इलैबोरेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बोलने का एक अवसर मिलता रहता है एक टीचिंग के रूप में भी। तो विजन और मिशन, इन दोनों का इंटरकनेक्ट समझना जीवन में बहुत ज़रूरी है। विजन वो है जो हम करना चाहते हैं, हमारी परिकल्पना क्या है, हम क्या जीवन में बनना चाहते हैं, लेकिन वो एक पार्ट है। बहुत लोगों का विजन मिलेगा, लेकिन उसको जब तक आप मिशन मोड में नहीं लाएंगे, मिशन का मतलब है जो हमारा विजन है उसको लागू कैसे करें, संकल्प शक्ति, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो विजन और मिशन का जब सम्मिश्रण होगा तब आपकी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है, विजन प्लस मिशन इज इक्वल टू लक्ष्य की प्राप्ति। अगर हम इस संकल्प को ले लें कि मुझे कैसे करना है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोई भी काम अगर मैं करता हूँ, जैसे आपने पुलिस में ही कहा, और मैं अपने सभी जो मेरी टीम में भी लोग हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इमरजेंसी को छोड़ करके कभी भी आप
अंतिम समय के लिए चीज़ों को मत अपने सर पर रखिए। जिसे कहते हैं ना 11th आवर सिंड्रोम। हम सभी लोग, कोई एप्लीकेशन फॉर्म निकला, मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, यंग बच्चों के लिए, तो अब सोचेंगे अरे अभी तो 1 महीने का समय पड़ा हुआ है, आराम से करेंगे। वो एक समय में आते आते अंतिम तिथि पर आ जाएंगे जी। और फिर पता चला कि आज बैंक बंद है या किसी वजह से जो वेबसाइट पे जिस पे हमें करना था, आज इंटरनेट कमज़ोर हो गया है, वेबसाइट क्रैश हो गई है और हम अंतिम क्षण में परेशानी में आ जाते हैं। तो हमेशा जितना आप कोशिश करें समय रहते चीज़ों को पूरा करें। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, और ये जो पुलिस के लिए भी मैं हमेशा, आप में दूरदर्शिता होनी चाहिए, आपके अंदर ये शक्ति डेवलप करनी चाहिए कि आगे क्या हो सकता है। थोड़ा सा अगर आप फोरसाइटेडनेस से काम करते हैं तो आपकी जो प्लानिंग है वो बेहतर होगी और आप तनाव मुक्त रहेंगे, जो आज के जीवन में तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है। अपराध साक्ष्यों को एकत्रित करते समय हमारी पुलिस जो है कई बार लापरवाही की शिकार हो जाती है, और इनकी लापरवाही की वजह से हम साक्ष्य समय अनुसार इकट्ठा नहीं कर पाते, और फिर पता चला कि जब चालान यानी जब हम केस बनाते हैं ठीक नहीं बन पाता। इसके लिए पुलिस बल को एक वैज्ञानिक तरीके से तैयार करने के लिए क्या है आपकी संकल्पना शक्ति? देखिए, ये जो अभी आपने ये बात कही कि किस प्रकार से हम साक्ष्यों का बेहतर संकलन करें, किस प्रकार से उन साक्ष्यों को हम बेहतर ढंग से उनका एनालिसिस कर सकें, उनको कैसे हम कोर्ट में रखें, इसी बात को लेकर के 2 पहलू बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो हमारा जो संस्थान बना है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बेहतर ढंग से साक्ष्यों का संकलन, विश्लेषण और उसका प्रस्तुतिकरण, ये एक इसका विशेष उद्देश्य है। दूसरा, अभी जो भारत में जो नए कानून आए हैं उन कानूनों में भी हमने उनका न केवल भारतीयकरण किया है बल्कि फोरेंसिक विज्ञान को बहुत महत्व दिया गया है। फोरेंसिक विज्ञान जो एक सेक्शन नई लाई गई है 176 उपधारा 3 के द्वारा, अब ऐसे अपराध जिनमें सज़ा 7 साल या उससे अधिक है उनमें फोरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करना कंपलसरी हो गया है। पहले वो ऐच्छिक था, पुलिस वाले इकट्ठा करें या ना करें। तो अब फोरेंसिक साइंस का जब इतना प्रयोग होगा तो लोगों को रोजगार मिलेंगे, और साथ ही साथ वैज्ञानिक पक्ष का मजबूत हो जाने से हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो सुदृढ़ होगी। अब ऐसे आदमी जो वास्तव में अपराधी हैं उनके बचने की संभावना कम हो जाएगी, और ऐसे लोग जो निर्दोष होने के बावजूद फंसा दिए गए हैं उनकी निर्दोषता साबित होने की संभावना बढ़ेगी। तो ये है फोरेंसिक साइंस का जलवा। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डॉक्टर जीके गोस्वामी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, या हमारे सभी सुनने वाले, आपके जीवन की वो अधूरी दास्तां जो आपने सोचा वो पाया नहीं, जो मिला उसे कभी सोचा नहीं, जिसको पकड़ के रखना चाहा वो बांध नहीं सके आप उसे, और जो नहीं चाहा वो सब कुछ पाते गए, अपार सफलता, जीवन की बहुत सारी खुशियाँ, ऐसी कुछ दास्तान। देखिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल इसके ठीक विपरीत मैं अपना मंतव्य रखना चाहता हूँ आपके सामने, जो मेरे जीवन की फलसफा भी है। गांव के परिवेश से मैं आया, मेरे कोई बहुत ऐसे लक्ष्य नहीं थे कि जो मैंने कपोल कल्पनाएं की हूँ। मैंने समझा कि अगर हम ज्ञान प्राप्त करें, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें तो उससे हम आगे बढ़ सकते हैं, और उसी के क्रम में मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो एक वरिष्ठ सेवा है आईपीएस की वो पाई। उसके साथ साथ मैंने पीएचडी 1 बार नहीं 2 बार की। वाह, क्या बात है। और उसके साथ में जब मैं डीआईजी था तब मैंने एलएलबी की, और यूनिवर्सिटी जहाँ पे हम बैठे हैं लखनऊ में, ये विश्वविद्यालय को मैंने टॉप किया। उसके बाद में मैं यूनाइटेड नेशंस गया, और वो भी मैं कोई अलग से नहीं, मैं एग्ज़ाम के माध्यम से गया जी। बहुत लोग जो हैं वो सरकार की जो स्कीम्स आती हैं उससे जाते हैं। उसके बाद मैंने डीएससी की, और डीएससी भी भारत का ही नहीं विश्व में मैं पहला फोरेंसिक साइंस और लॉ में व्यक्ति बना जिसने ये डिग्री प्राप्त की। क्या बात है डॉक्टर साहब। सभी सुनने वालों के लिए वाकई बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि हमारे प्रदेश में फोरेंसिक इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं, जिनकी दिशा निर्देशन में आज यहाँ की पुलिस कार्य कर रही है, उन्होंने पूरी दुनिया में सबसे पहली डीएससी की उपाधि फोरेंसिक साइंस में ली। तो इसलिए आप जीवन में लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य के लिए अपना सर्वस्व झोंकिए और उसमें आनंद उठाइए। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए वो प्राप्त ना किए हों, चाहे वो पुलिस की सेवा हो या अपने व्यक्तिगत जीवन में। ठीक है,
जीवन में कई बार होता है कि आपको उतार चढ़ाव आते हैं, तो उसके लिए मैं एक छोटे से शेर से अपना संदेश देना चाहता हूँ कि मुश्किलें तो रास्ते का हुस्न है, मुश्किलें तो रास्ते का हुस्न है, कैसे कोई राह चलना छोड़ दें। तो अगर कुछ कठिनाइयाँ आएंगी भी तो आप उसमें उनको पार करते जाइए और जीवन का आनंद लेते जाइए। यही मेरे जीवन का फलसफा है। बातें मुलाकातें में आपसे रूबरू थे डॉक्टर जीके गोस्वामी, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के डायरेक्टर। आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। श्रोताओं से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने मनोयोग से सुना और हमेशा प्यार देते रहे। धन्यवाद। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे।